गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर जो आपका सब्जेक्ट है प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है आपको एरिडोटेड एंड कंपैक्टेड सॉइल, अपर्दित और संकुचित मृदा किस तरीके जो है हमारी मिट्टी की उर्वरता को जो है बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर रहे हैं जो है उसके विषय में हम छात्रों जो है अध्ययन करेंगे जो है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी ये अपर्दित मृदा है ये एक तरीके से जो है हमारे अच्छी सॉइल को काट के जो है कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित कर देती है, जिसके कारण से जो है हमारे फसल को उत्पादन में जो है कमी आती है और मिट्टी की संरचना और उसके विकास और उसके क्या कहते हैं ग्रोथ, पौधों के ग्रोथ को जो है एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करती है। छात्रों, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर अपर्दित मृदा को अगर उसे नियंत्रित नहीं किया जाता है तो हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है, जो उर्वरा शक्ति है, वो धीरे धीरे जो है बिगड़ती जो है चली जाएगी, जो आगे चल के जो है हमारे फसलों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे जो है। उसके बाद आता है छात्रों जो है संकुचित मिट्टी। संकुचित मिट्टी का अर्थ ये है कंपैक्टेड सॉइल का, ये सॉइल जो है एक तरीके से संघनन, मतलब मिट्टी को कणों से बांधे रहती है, मतलब मिट्टी को कहीं एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं होने देती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे बागवानी और जो क्या कहते हैं अमरूदों की खेती ली जाती है या नींबू की खेती ली जाती है या केले की खेती ली जाती है या फिर मिर्च हो गया, इन सब फसलों की जो खेती ली जाती है वहाँ पे संकुचित जो हमारी मिट्टी है वो एक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान जब उसमें क्या कहते हैं कोई भी जुताई गुड़ाई और क्या कहते हैं जो भी परिश्रम किया जाता है जो है उसके द्वारा हमारी मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कट कर चली जाती है। कभी कभी ये होता है जो है कि सिंचाई के द्वारा भी जो है मिट्टी हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हो जाती है, जो कि आप ये जानते हैं जो है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो सबसे उपजाऊ मृदा होती है। अगर वो मृदा जो है अगर उस स्थान से हट के दूसरी स्थान पर चले जाएगी जो है तो वो वहाँ पे जो मिट्टी का संघनन रूप है जो है वो एक तरीके से टूट के अलग हो जाता है, जिससे हमारी जो संकुचित सॉइल है वो एक तरीके से उसकी संरचना बिगड़ जाती है। छात्रों, ठीक है, आइए आगे चलते हैं, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। जैसे मृदा अपरदन किसे कहते हैं वो हम आपको बतला रहे हैं। मृदा अपरदन मृदा मिट्टी का आवरण को हटाना या स्थानांतरित होना मृदा अपरदन कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो मिट्टी का ऊपरी आवरण है अगर वो एक स्थान से दूसरी स्थान पर अगर जा रहा है छात्रों जो है तो उसी को मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मृदा अपरदन से आशय मिट्टी के विनाश नुकसान से होता है। फिर वनस्पतिक विहीन नरम मृदा पर अपरदन की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। मतलब जहाँ पे क्या कहते हैं वनस्पत विहीन जगह है, जहाँ पे वनस्पत नहीं पाई जाती है वहाँ पे अपरदन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद अपरदन की तीव्र गति के कारण भारत में मिट्टियों की उर्वरता शक्ति प्रति वर्ष कम होती चली जा रही है। ठीक है, अगर अपरदन की प्रक्रिया अगर तीव्र गति से होती है छात्रों जो है तो ये मान लीजिए जो है कि वहाँ पे आपकी जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। वो भी अगर तीव्र गति से हो रहा है तो वहाँ का उर्वरता बहुत ही तीव्र गति से कम होती चली जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर
भूमि के अपरदन की यह समस्या देश के लिए चिंताजनक है। मृदा अपरदन का यह परिणाम भूमि तक ही सीमित नहीं है, इसका फल मनुष्यों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि इससे भूमि की पैदावार निरंतर क्षीण होती जाती है। इसका अर्थ यह है कि जो हमारे अपरदन की प्रक्रिया अगर तीव्र गति से हो रही है तो वो हमारे जो फसल पे फल लगते हैं या उसमें बीज पड़ते हैं वो भी हमें जो है काफ़ी जो है उसे नुकसान भुगतना पड़ेगा। मनुष्यों पर भी प्रभाव इस चीज़ का पड़ता है, जो कि मनुष्य भी इस चीज़ को जो है एक तरीके से भुगतना पड़ता है, उन्हें भी जो है नुकसान को उठाना पड़ता है, जो कि मृदा अपरदन के द्वारा ये चीज़ें बहुत ही संभव हो जाती हैं छात्रों। उसके बाद आता है कि मृदा अपरदन मुख्य रूप से दो रूपों में देखने को मिलता है। पहला हमारा जो है परत अपरदन, जो हमारा ऊपर का जो परत है, ऊपरी सरफेस है, वो जो है उसका जो अपरदन होता है, जब मिट्टी की क्षैतिज परतें तेज हवा या भारी वर्षा द्वारा उड़कर या बहकर ले जाई जाती हैं तो इस प्रकार का अपरदन परत अपरदन कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारी मिट्टी की ऊपरी परत जो है अगर वर्षा के द्वारा या हवा के द्वारा अगर उड़ के एक स्थान दूसरे स्थान चला जाता है तो उसे हम परत अपरदन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। परत अपरदन मुख्य रूप से वनस्पति विहीन क्षेत्रों के अलावा जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में भी सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो जलोढ़ मिट्टियाँ हमारी पाई जाती हैं ये ज़्यादातर जो है नहरों और समुद्रों और तालाबों और जो है जहाँ पे क्या कहते हैं पानी का आवागमन सबसे ज़्यादा होता है, अगर उनका वाटरिंग लॉगिंग एरिया जो है अगर ऊपर होता है, ऊंचा होता है जो है, तो वहाँ पे जब पानी जो है सूखता है या पानी कम होता है तो जो मिट्टी परत के रूप में वहाँ ढकी रहती है उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये मिट्टी अगर हवा के द्वारा या वर्षा के द्वारा कट के बाहर जाती है तो उसके द्वारा हमारा परत अपरदन बहुत ही प्रभावित होता है। ठीक है छात्रों, आगे फिर सेकंड आता है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन मतलब ढाल युक्त भूमि पर जलीय अपरदन द्वारा प्रायः लंबी तथा सकरी नालियां निर्मित हो जाती हैं। जब कभी आप कहीं पहाड़ी जो है क्षेत्रों में जाइए तो वहाँ पे जो नाली जो पतले पतले धारनुमा जो है नालियां ऐसे बनी होती हैं छात्रों, वो जो है एक तरीके से जो है पानी का आवागमन का स्रोत होता है, जो कि कहीं से पानी के स्रोत के निकलने का एक रास्ता होता है। जब वो धीरे धीरे जब चौड़ा होता चला जाता है तो वो अवनालिका का जो है रूप धारण कर लेता है। ठीक है, फिर वो जो है अपरदन का मुख्य कारण बनता है। जैसा कि ढाल युक्त भूमि पर जलीय अपरदन द्वारा जब लंबी और सकरी नालियां निर्मित होती हैं तो वहाँ भी जो है हमारी मिट्टी कट के एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती हैं, जिससे हमारी मिट्टी की जो उर्वरता है या उसकी शक्ति है वो क्षीण होती चली जाती है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। यह अवनालिकाएं प्रायः पर्वतीय ढालों या मुलायम व बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में बहुतायत से निर्मित होती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि ये अवनालिका जो है पर्वतीय ढालों में सबसे ज़्यादा आपको दिखेंगी जो है ये अवनालिका। उसके बाद जहाँ पे मिट्टी हमारी मुलायम है वहाँ भी जो है आपको अवनालिका अपरदन जो है दिखाई देगा छात्रों। जब कभी आप किसी भी खेत मतलब कहने का अर्थ ये है कि प्लॉट में आप जाएंगे, वो हल्का अगर ढालू नुमा प्लॉट होगा तो वहाँ पे आपको अवनालिका अपरदन की नालिकाएं देखने को मिलेंगी छात्रों। ठीक है, उसके बाद अगर बलुई क्षेत्र है तो वहाँ पे अवनालिका अपरदन सबसे तीव्र गति से होता है, क्योंकि बलुई मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत स्पीड से कटान लेते हैं छात्रों। ठीक है, उसके बाद आता है प्रवाहित जल द्वारा पतली एवं लंबी नालिकाओं के रूप में होने वाला मृदा अपरदन अवनालिका
अपरदन कहलाता है। ठीक है। फिर मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार से हैं। जो पहला हमारा है छात्रों जो है जो फैक्टर है जलवायु कारक जो है। ठीक है। मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों में वर्षा की मात्रा, वहाँ का तापमान तथा वायु के वेग प्रमुख होते हैं। मतलब जलवायु अगर मृदा अपरदन के मुख्य कारण अगर बनते हैं तो वहाँ पे जो हमारा अपरदन होता है वो जलवायुवी कारकों द्वारा होता है, वर्षा की मात्रा पे होता है, तापमान पे होता है, वायु के वेग पे प्रमुख निर्भर होता है छात्रों, जो अपरदन की प्रक्रिया हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है। फिर आता है सामान्यतः वर्षा की अधिक मात्रा मृदा अपरदन को बढ़ाती है, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कम प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पे वर्षा की कम मात्रा होगी वहाँ पे अपरदन की प्रक्रिया कम होगी, और जहाँ पे अपरदन की प्रक्रिया वर्षा की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पे मिट्टी के अपरदन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है छात्रों। ठीक है। आगे चलते हैं। वर्षा द्वारा होने वाले मृदा अपरदन की मात्रा वनस्पत आवरण से संबंधित होती है। मतलब अगर उस क्षेत्र में अगर वनस्पति का आवरण सबसे ज़्यादा अगर पाया जा रहा है तो वहाँ पे आपके अपरदन की प्रक्रिया बहुत ही कम होगी। ठीक है। आगे चलते हैं। सघन अनावांछित क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने पर भी न्यूनतम मृदा अपरदन होता है, जबकि वनस्पत रहित क्षेत्रों में सामान्यतः वर्षा तथा मृदा अपरदन से सीधा संबंध मिलता है। मतलब सघन अनवांछित वांछित जो क्षेत्र होते हैं छात्रों, वहाँ पे अगर वर्षा हो रही है तो वहाँ पे अपरदन की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होगी। अगर वहाँ पे वनस्पत रहित अगर क्षेत्र है तो वहाँ पे वनस्पत की जो एक आवरण ढकने का एक तरीका है और वर्षा के बूंदों के स्पीड को कम जो करता है वो वनस्पति ही छात्रों जो है करता है, जिससे अपरदन की प्रक्रिया कम होती है जो है। ठीक है। फिर आगे तापमान का मृदा अपरदन पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तापांतर अधिक रहने पर चट्टानें अपक्षयित होकर ढीली हो जाती हैं तथा इससे यह चट्टानें मृदा अपरदन के प्रतिपूर्व की तुलना में अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। अगर वहाँ पे जैसे अगर कोई मिट्टी है वहाँ पे अगर तापमान की प्रक्रिया अगर ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो मिट्टी जो है सूख के उसके कण जो है बिखर जाते हैं। और जब वहाँ पे हवा की प्रक्रिया अगर तेज़ होती है, वायुवेग तेज होता है, तो वहाँ पे अपरदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है छात्रों। ठीक है। आगे यही कारण है कि उष्ण तथा उपोष्ण भूभागों में जहाँ वार्षिक और दैनिक तापांतर अधिक रहते हैं मृदा अपरदन की दर अधिक मिलती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जहाँ पे उष्ण की मिट्टियाँ ज़्यादा हैं, उपोष्ण की मिट्टियाँ ज़्यादा हैं, तापांतर ज़्यादा है, ताप वहाँ पे ज़्यादा है जो है, तो वहाँ पे अपरदन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। फिर उसके बाद विश्व के उन शुष्क तथा अर्ध शुष्क भागों में जहाँ धरातल पर बालू और रेत जमाव मिलते हैं, हवाओं द्वारा उच्च स्तर पर मृदा अपरदन क्रिया किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा बालू और रेत जो ये जमाव की प्रक्रिया है वो अगर वहाँ पे शुष्क और अर्ध शुष्क अगर तापमान पाया जा रहा है या वहाँ पे टेम्परेचर पाया जा रहा है छात्रों जो है, तो वहाँ पे जब ये क्या कहते हैं हवाओं के तेज होने पर उसका जो एक कणों के टूटने की प्रक्रिया है वो बहुत तीव्र हो जाती है। जब तीव्र हो जाती है तो अपरदन की प्रक्रिया छात्रों जो है तीव्र हो जाती है। ठीक है। उसके बाद सहारा, थार तथा अरब के रेगिस्तानी भागों में वायु के प्रबल वेग से रेत के छोटे बड़े टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पे जो हमारे रेत और बालू के जो टीले होते हैं वो उनके जो कण होते हैं वो संकुचित नहीं होते हैं।
जब संकुचित नहीं होंगे, एक दूसरे से बंधे नहीं होंगे, तो फिर वहाँ पे जब वेग की प्रक्रिया अगर बढ़ेगी जो है, तो वहाँ पे जो टीले बने होते हैं रेगिस्तान में, वो टीले टूटकर दूसरी जगह अपने टीले को स्थानांतरित कर देते हैं, जो कि वेग के ज़्यादा होने पे ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है छात्रों। ठीक है, उसके बाद आता है धरातली ढाल, जो अपर्दन की एक प्रक्रिया ये भी है। धरातली ढाल मृदा अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण है। जैसे जिन भूभागों में तीव्र ढाल प्रवणता होती है, उनमें कम ढाल वाले प्रवणता वाले भूभागों की तुलना में अधिक मृदा अपरदन तीव्र होता है। इसका अर्थ ये है कि जहाँ पे ढाल की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे जो है अपरदन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, और जहाँ पे ढाल की प्रक्रिया कम है, वहाँ पे अपरदन की प्रक्रिया बहुत ही कम होगी। ठीक है, फिर आता है तीव्र ढाल प्रवणता वाले भूभागों में प्रभावी जल चट्टानों को तीव्र प्रभाव के कारण शीघ्रता से अपरदित करता रहता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर तीव्र ढाल वहाँ पे प्रवणता पाई जा रही है, तो जो वो भूभाग है वो चट्टानों को भी काट कर जो है तीव्र गति से अपरदन की प्रक्रिया को बढ़ाए रहती है। फिर आता है तीसरा वनस्पत कारक, जो है वनस्पत मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रभावी कारक है। एक तो सघन वन आवरण वर्षा के जल को रोकते हैं, दूसरे मिट्टी के अपनी जड़ों में बांधे रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा वनस्पति है, वनस्पति जो है हमारे मिट्टी को एक तरीके से जोड़े रहती है, जिससे अपरदन की प्रक्रिया कम होती है। और जो मिट्टी है अगर जड़ों में वो संघनित रूप से जो है बांधे है जो है, तो वहाँ पे अपरदन की प्रक्रिया कम होगी जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। वनों के काटे जाने पर जल का बहाव बढ़ जाता है, जिससे वर्षा का जल अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में मिट्टी कटाव करने में सक्षम हो जाता है। मतलब अगर वहाँ पे वनों के कटाव सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये मान लीजिए जो है कि वहाँ पे पानी का प्रवाह बहुत तेज होगा। जब तेज होगा जो है, तो अपरदन की प्रक्रिया बहुत ही तेज होगी। ठीक है, फिर आता है मृदा कारक, जो है मृदा के अपरदनशीलता मृदा अपरदन की दर से सीधा संबंध रखती है। मृदा की अपरदनशीलता मिट्टी के कणों के आकार, मिट्टी की संरचना, मिट्टी की पारगम्यता और प्रवेशता तथा मिट्टी में पादक जड़ों के घनत्व आदि पर भी निर्भर करती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि मृदा अपरदन होने के कारण जो हमारी मिट्टी की संरचना का जो प्रभाव पड़ता है, वो ज़्यादातर जो है मिट्टी की संरचना पे, मिट्टी की पारगम्यता में और प्रवेशता में जो है सबसे ज़्यादा जो है ये प्रक्रिया जो है प्रभावित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिन मिट्टियों में अपरदनशीलता अधिक होती है, वहाँ अपरदन कारकों द्वारा शीघ्र अपरदित कर दी जाती है, जबकि न्यून अपरदनशीलता जैसे प्राचीन कठोर चट्टानी वाले भूभाग में मिट्टी कटाव की दर न्यून रहती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जहाँ पे अपरदनशीलता अधिक हो रही है, अगर वहाँ पे प्राचीनतम पहाड़ अगर हैं, तो वहाँ पे मिट्टी का कटान बहुत ही न्यून स्तर का होता है। ठीक है, आगे आता है अत्यधिक पशुचारण। भूमि पर घास के आवरण में कमी होने के साथ साथ मिट्टी कटाव को बढ़ावा मिलती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर भूमि के ऊपरी परत में अगर वहाँ पे घास फूस सबसे ज़्यादा अगर पाए जा रहे हैं, वहाँ अगर पशुओं से अगर उसकी चराई करा दी जाती है, तो मिट्टी हमारी एक तरीके से खुल जाता है ऊपर का आवरण। तो वहाँ पे जब हवा बह रही है या वेग पवन का वेग अगर बढ़ रहा है, तो अपरदन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। जिन स्थानों पर पशुओं की संख्या अधिक है और चारागाह सीमित हैं, उन निरंतर चराई करने से मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। अगर वहाँ पे जहाँ पे पशु की संख्या ज़्यादा है और चारागाह की संख्या कम है, तो वहाँ पे भी जो है अपरदन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होगी। फिर मानवीय क्रियाएं, मृदा अपरदन से संबंधित मानवीय क्रियाएं कभी कभी प्राकृतिक क्रियाओं की अपेक्षा अधिक प्रभावशील होती हैं, जो निम्न है। जो पहले हम बता रहे हैं आपको, जुताई के गलत ढंग,
जिसके कारण अपरदन की प्रक्रिया बढ़ती है। ढालू धरातल पर ढाल की दिशा के अनुरूप जुताई एवं बुआई करना कुछ ऐसी गलत तरीके हैं जो मृदा अपरदन में सहायता प्रदान करते हैं। खेत को जोत कर खुला छोड़ देना भी एक गलत ढंग है। इससे मिट्टी की उपजाऊ तत्व या तो उड़ जाते हैं या बह जाते हैं, जो कि जुताई के गलत ढंग से ये प्रक्रियाएं अपरदन की बढ़ती रहती हैं। फिर आता है इन कारकों में टनों मिट्टी बहकर उड़कर समुद्र या आंतरिक जलाशयों में एकत्रित होती रहती हैं। फिर आता है अस्थायी कृषि। अस्थायी कृषि का मतलब यह है कि जहाँ पे जब प्राचीनतम समय में जो है, जब आदिवासी या मनुष्य जो थे जंगलों में, वो जंगलों को साफ करके जो है वहाँ पे खेती करते थे। जब तक वो मिट्टी उपजाऊ रहती थी तब तक वो खेती करते थे, और उसके बाद अगर वहाँ पे उपजाऊ कम हो जा रहा है तो फिर वहाँ जगह छोड़ के वो दूसरी जगह जो है वनों को काट कर खेती करने के लिए चले जाते हैं। उसी को अस्थायी कृषि बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि पहाड़ी भागों में रहने वाले आदिम जातियां ही मुख्य रूप से करती हैं, जिनके अंतर्गत एक छोटे क्षेत्र में झाड़ियों वृक्षों आदि को काटकर जला दिया जाता है। उस स्थान पर 2 या 3 वर्ष खेती करने के बाद उसे छोड़कर नए स्थान पर खेती की जाती है। उसे हम अस्थायी कृषि कहते हैं छात्रों। फिर आता है जो है कि इस प्रकार आदिवासियों के क्षेत्रों में निरंतर वनों को काटा जा रहा है और वृक्षारोपण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप मृदा अपरदन में वृद्धि हो रही है। इसका अर्थ यह है छात्रों जो है कि जो आदिवासी वनों को काट देते थे जो है और खेती करके छोड़ देते थे जो है, वहाँ पे अपरदन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती थी और वहाँ पे वृक्षारोपण नहीं होता था, जिससे वो मिट्टी जो है, वो क्षेत्र जो है एक तरीके से क्या कहते हैं अपरदित होके उसकी संरचना नष्ट होती चली जाती थी जो है। ठीक है, आगे फिर आता है वर्षा ऋतु में फसलों का न बोना। जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में कोई फसल नहीं बोई जाती है उनमें मिट्टी कटाव बड़ी शीघ्रता से होता है, जिसका प्रमुख कारण वर्षा के जल का भूमि पर सीधा प्रभाव पड़ना। फिर आता है अस्थिर ढालों पर खेती करना। जिन ढालों पर मिट्टी संगठित एवं वनस्पति विहीन पाई जाती है उन क्षेत्रों पर खेती करने पर भी मृदा अपरदन की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है। फिर आता है मृदा अपरदन के प्रभाव और हानियाँ। मृदा अपरदन के प्रभाव स्वरूप निम्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो पहला है मिट्टी की कटाव हुई उर्वरा शक्ति नष्ट होना। जिन क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव बृहद स्तर पर होता है उन क्षेत्रों में मिट्टी की गहराई कम हो जाती है, जिससे पानी को अधिक समय तक रोकने की उनकी क्षमता घट जाती है। इसके अतिरिक्त मिट्टी की अत्यधिक उपजाऊ ऊपरी परत, जिसमें वनस्पति का भोजन जीवाश्म सहित विद्यमान रहता है, नष्ट हो जाती है। उसके बाद भी परत इतनी उपजाऊ नहीं हो पाती है। फिर आता है भयंकर बाढ़ें। उन क्षेत्रों में जहां वनों को पूर्णतया साफ कर दिया जाता है, बाढ़ें कम समय के अंतर में एवं भयंकर रूप में आती हैं, जिससे लाखों की संख्या में पशु मनुष्य मर जाते हैं। फिर आता है फसलों, यातायात, संचार व्यवस्था, व्यापार आदि सभी पर मृदा अपरदन का कुप्रभाव पड़ता है। भारत की कोसी, सोना, स्वर्ण रेखा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी और गंगा जमुना नदियों में प्रायः बाढ़ आती रहती हैं, जो काफ़ी भयंकर साबित होती हैं। इसका प्रमुख कारण पहाड़ी क्षेत्रों में वनों का काटा जाना ही है। यह अनुमान लगाया गया है कि गंगा नदी और मिसिसिपी नदी की अपेक्षा 8 गुना अवसाद बहकर ले जाती हैं और चीन की पाली नदी बंजर उच्च भूमि में 2500 मिलियन टन प्रतिवर्ष की दर से मिट्टी का प्रवाह करती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी मिट्टी का कटाव हो रहा है वो एक तरीके से इन नदियों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा जो है
हमारी उर्वरा शक्ति जो है नष्ट होके चली जाती है, जो सबसे बड़ा प्रभाव डालता है मृदा अपरदन में छात्रों। ठीक है, फिर आता है नदियों तथा तालाबों में मिट्टी का जमाव। जल के साथ कटी हुई हवा द्वारा उड़ाई गई मिट्टी नदियों, झीलों या तालाबों में एकत्रित होती रहती हैं। आंधी या बाढ़ के समय मिट्टी के वहन एवं जमाव का कार्य बड़ी तेजी के साथ होता रहता है, जो कि मृदा अपरदन की प्रभाव का मुख्य कारण है। फिर इसके अतिरिक्त इन नदियों, जिन नदियों में बांध बने हैं, उन नदियों के साथ बहकर आने वाली मिट्टी निरंतर बांधों में एकत्रित होती रहती है। फिर नदियों में मिट्टी के निरंतर जमाव से कालांतर में नदियां अपना मार्ग ही बदल देती हैं, जिसके कारण अपरदन की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। झीलें उथली हो जाती हैं और कभी कभी समाप्त भी हो जाती हैं, जो अपरदन की मुख्य एक तरीके से प्रभाव डालती हैं। मिट्टी की निचली परत के जल स्तर में कमी होना, वनस्पत विहीन क्षेत्रों में निरंतर तीव्र वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का तो क्षरण होता ही है, इसके साथ साथ मिट्टी की निचली परत भी पानी की इतनी तीव्रता से नहीं सोख पाती है। फिर अतः जल का स्तर नीचा हो जाता है, जिसका कृषकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और सिंचाई के साधनों, कुओं एवं ट्यूबवेलों से पानी प्राप्त करने के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है। सूखे के वर्षा में तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर हमारी मिट्टी अगर वहाँ पे पानी को सही तरीके से नहीं सोखता है, तो वो एक तरीके से जब सूखा पड़ता है तो जो भूमिगत जल हमारा है उसे निकालने में कई कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वृक्षों का भी भूमि में पानी नहीं मिल पाता है। मृदा अपरदन रोकने के उपाय मृदा संरक्षण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, जिसमें अनेक प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। इसीलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक हो गया है। संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं कि अपरदन की प्रक्रिया कम हो, जिससे हमारी मिट्टी जो है विनाश होने से बचे। मतलब पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों पर फसल उगाना चाहिए। खेतों में बंधिकाएं बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना चाहिए। शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रक्षक खेला पेड़ पौधों की बाढ़ द्वारा कम करके मृदा अपरदन को रोकना। पहाड़ी ढालों पर तथा बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना तथा पशुओं की चराई पर नियंत्रण करना, जिससे हमारे अपरदन की प्रक्रिया जो है कम होगी। पर्वतीय ढालों एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रह करना, ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह का विकास करना, इन सब चीज़ों को जो है नियंत्रण अगर किया जाए, संरक्षण किया जाए, तो वहाँ पे मृदा अपरदन की प्रक्रिया जो है कम होने से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बची रहेगी, जिससे हमारे फसल की उत्पादन बढ़ेगी और क्या कहते हैं हमारे मिट्टी की संरचना सुरक्षित रहेगी छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।